नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन क्लासेस चल रही है और एक और नया सेशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स, कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे हर 6 महीने में अपने दांत जो है वो चेक करवाने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन है, और हमने पढ़ा है कि जब भी वन सब्जेक्ट होता है तो उसका जो पजेसिव केस है वो फिक्स है। जब भी वन सब्जेक्ट बनता है तो वन का पजेसिव केस क्या होता है? वंस होता है। अब यहाँ पर जो है देयर, ये तो तब पजेसिव एडजेक्टिव बनता जब सब्जेक्ट यहाँ पर कौन होता? दे होता। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या होगा? वंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच बॉय वॉज गिवन ए टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड देम हैप्पी। कह रहा प्रत्येक लड़का जो है उसे एक खिलौना दिया गया जब वो पार्टी से जा रहे थे और इससे वे लोग खुश हुए। तो दोस्तों, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। अगला देखिए, दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन whom I think has won the much coveted prize। ये कह रहा है कि ये वो स्पोर्ट्स पर्सन है या खिलाड़ी है जिसने प्राइज जीता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। whom से अपन आगे बढ़े तो यहाँ सब्जेक्ट है, फिर think की अगर बात करें तो ये मेन वर्ब है, और हैज़ यहाँ पर अपना क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, अंग्रेज़ी में हम लोग जितने भी वाक्य देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आता है? मेन वर्ब आता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आता है? मेन वर्ब आता है। दोस्तों, यहाँ अगर मैं देखूँ तो whom जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पहले मेन वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, जबकि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है लैंग्वेज में वो क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर कौन होता है? मेन वर्ब। तो ये चीज़ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पहले मेन वर्ब है फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे कंक्लूज़न ये निकला कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आई, इसका पीछे वाले क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए इस सब्जेक्ट आई को हम लोग अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? इल्यूजनरी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं? इल्यूजनरी सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है वो क्या है? थिंक। तो आई थिंक जो है उसका पिछले वाले क्लॉज से कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये जो हैज़ है इसका कनेक्शन है इस स्पोर्ट्स पर्सन से जिसने प्राइज जीता है। मतलब हमें वर्ब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। whom जो है ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को रिलेट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, तो whom की जगह हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हु का यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट का टैग दे सकते हैं। बहुत ही एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एसएससी की परीक्षा के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है माई ट्विन इज़ 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ, कि मेरा जो जुड़वा भाई या बहन है वो मुझसे 5 मिनट छोटा है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन सेम कैटेगरी, कि कंपैरिजन जो है वो हमेशा सेम कैटेगरी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देन माई सेल्फ नहीं होगा, देन यहाँ पर क्या होगा? आई। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट है, वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर
नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि क्या वो था जो है टीचर ने जिसको पनिश किया था प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं जमा कराने के लिए। तो कल भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इट जो होता है प्रोनाउन, उसके बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ आगे यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉज इट हिम नहीं होगा, वॉज इट ही होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वन शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स, कि हर एक व्यक्ति जो है उसको दूसरों के धर्म का, दूसरे के विश्वास का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि वह स्वयं के धर्म का करता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वन है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होता है तो पजेसिव जो है, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो फिक्स है। जब भी वन सब्जेक्ट बनता है अंग्रेज़ी में तो उसके लिए फिक्स है कि उसका पजेसिव एडजेक्टिव कौन बनता है? वंस बनता है। तो यहाँ हिज को रिप्लेस करेंगे किससे? वंस से। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन हिज बेस्ट सूट। ये कह रहा है कि चूंकि वह उसकी पहली डेट थी तो उसने अपने आप को अपने बेहतरीन सूट के अंदर, जो बेस्ट सूट उसके पास था वो उसने पहना। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ड्रेस जो है इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह अंग्रेज़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में हमने क्या लिख रखा है? ड्रेस्ड, यानी पास्ट फॉर्म ले रखी है, वर्ब की तरह यूज़ किया है। दोस्तों ड्रेस को जब भी वर्ब की तरह हम लोग यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी में तो इसके साथ हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं कर सकते? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ हिमसेल्फ लिखना गलत होगा। एज इट वॉज हिज फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट सूट, ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। अगला देखिए, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, कि ऑडियंस जो है उनसे बहुत ही विनम्रता से ये प्रार्थना है कि वे जो है सीटेड रहे, मतलब बैठे रहे, कहाँ पर? अपनी सीट्स के अंदर। तो ये होगा द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड। अब वो किसको बैठा रहे हैं? अपने आप को बैठा रहे हैं। तो ये हो जाएगा द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो एरर, डी ऑप्शन करेक्ट है। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 39 कह रहा है विकी इज़ द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद वॉट एवर प्रिया डज, कि विकी जो है वो व्यक्ति है जो हमेशा गलतियाँ ढूंढता रहता है जो भी प्रिया करती है उसमें। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। अगेन हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नो एरर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सैराट इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए दी लेटेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो दोस्तों हम लोग रूल पढ़ते हैं प्रोनाउन चैप्टर में, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ होता है। ये मैंडेटरी है, इसलिए यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन विच जो है इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? दैट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया कि सैराट इज़ वन ऑफ द latest in the list of contemporary Marathi movies that appeared in recent times। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है he is the same man who always
लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। ये थोड़ा सा ठीक करना, बोस्ट्स है, बोस्ट्स का मतलब होता है डींगे हाँकना। तो कह रहा है ही इज़ द सेम मैन हु ऑलवेज। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मैन है ये एंटीसीडेंट है। इस मैन एंटीसीडेंट से पहले यहाँ पर आपको एक फ्रेज नज़र आ रहा है द सेम। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि द सेम फ्रेज के बाद में हम लोग हमेशा कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हु को किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑल लिखा हुआ है। ऑल को हम लोग अंग्रेजी में इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। दोस्तों इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है उसके साथ एक रूल एसोसिएटेड है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हम लोग हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस विच को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आई एम गेटिंग लेट एंड बैग योर लीव। ये कह रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ और मैं जो है तुमसे परमिशन चाहता हूँ या यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। तो आई एम गेटिंग लेट एंड बैग योर लीव। एंड बैग योर लीव बोलना ठीक नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट एंड आई बैग लीव फ्रॉम यू, आई बैग लीव फ्रॉम यू। तो ये यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टॉम सॉयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन, कि टॉम सॉयर जो है वो जो बच्चों की कहानियाँ जो लिखी गई हैं उनमें से सब बेहतरीन में से एक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दी बेस्ट हमने लिख रखा है यानी सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है। यहाँ पर स्टोरीज एंटीसीडेंट है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट। यहाँ तक चीज़ें ठीक है, सुपरलेटिव की डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। बट यहाँ आप ध्यान देखिए, वॉज जो है ये कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। हमने रूल ऑफ एंटीसीडेंट पढ़ते हैं, रूल ऑफ एंटीसीडेंट बोलता है कि जो भी वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों एंटीसीडेंट स्टोरीज प्लूरल है, तो आपको यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब चेंज करना पड़ेगा। वर्ब कैसी करनी पड़ेगी, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। ये कह रहा है कि उसने मुझे वो सेम कहानी बताई जो उसने तुम्हें कल बताई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेम। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले हमें कौन सा फ्रेज मिला है, द सेम। अभी अभी मैंने आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि द सेम फ्रेज अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद में कंपलसरी है कि हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर इस विच के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। 46 देखिए दोस्तों, कह रहा है मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, कि मैं और मेरी पत्नी घर पर थे पिछली रात। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट करवाया था पिछले सेशन में कि कंजंक्शन जो है उसके आगे पीछे हमेशा सेम केस होना चाहिए। कैसा केस होना चाहिए, सेम केस होना चाहिए। सेम केस होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म बोलते हैं।
तो यहाँ पर मी एंड माई वाइफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। साथ ही साथ हमें 2, 3, 1 को भी फॉलो करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि माई वाइफ आ जाएगा, एंड और फिर उसके बाद में अब ये सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो होगा माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उसके जो भी प्लस माइनस हैं वो हमारे मानव कल्चर को डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा जो सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंगुलर है तो देयर तो तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल होता। सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, इट्स यूज़ किया जाता है। इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया मित्रों, पार्ट बी में एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। कह रहा है कि वहाँ पर तुलना थी तुम्हारे और उसके बीच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बिटवीन के बाद में यू एंड ही लिखा हुआ है। मैंने आपको कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद अंग्रेज़ी में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। जिनको समझ में नहीं आता ऑब्जेक्टिव केस क्या है तो उनको मैं साधारण बता देता हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यू जो है ये तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ यू को तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो इस ही को बदल देंगे, तो इस ही के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है बेटा, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 कह रहा है आई एंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। कह रहा है कि मैंने मेरा जो टाइम पीरियड था, जितने समय के लिए मैं शिमला गया था, उसको मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ इस वर्ब पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। दोस्तों इंजॉय जो वर्ब है, अगर इसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर कंपलसरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। दोबारा सुनिएगा, बहुत सारे छात्र क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि भाई एंजॉय आते ही रिफ्लेक्सिव लगाओ। ऐसा नहीं है। जब भी एंजॉय वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। और यहाँ पर देखिए एंजॉय के बाद में ड्यूरिंग आ गया प्रेपोजिशन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो आई है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। अगला देखिए, डू यू थिंक हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज। ये बोल रहा है कि क्या तुम जानते हो अगला वक्ता कौन है। तो अगला वक्ता कौन है मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही तो अगला वक्ता है और वही बोलने का एक्शन भी करेगा। हम जानते हैं कि हुम जो है ये अंग्रेजी में किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, हु से। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। करेक्ट सेंटेंस होगा डू यू नो हु द नेक्स्ट स्पीकर इज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। कह रहा है कि तुम वो व्यक्ति हो जिसने ये चीज़ खराब कर दी है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हु जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है इससे पहले हमारा जो एंटीसीडेंट मैन है वो कैसा है, सिंगुलर। मैंने अभी अभी आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि रूल ऑफ एंटीसीडेंट कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जो वर्ब फॉलो करती है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब एंटीसीडेंट मैन सिंगुलर है तो ये हैव जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है बेटा, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी, कि मैं और मेरी पत्नी जो है उनको पार्टी में बेहतरीन कपल जो है, सबसे बढ़िया कपल डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। अगेन अभी मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया कि एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो, सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे, तो जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन का जो क्रम है वो 2, 3, 1 होता है, 231 होता है। इसका मतलब ये है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और अंत में कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर आई एंड माई वाइफ नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे माई वाइफ एंड आई। हम लोग क्या बोलेंगे, माई वाइफ एंड आई। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड वेरी मच। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि इंजॉय जो वर्ब है, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो हमें अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस इंजॉय के लिए आगे एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो आई के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, माई सेल्फ। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, बी में। सेंटेंस क्या बनेगा, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। कह रहा है कि ये कहना कठिन है कि दोनों खिलाड़ियों में से बेहतर कौन है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग सिलेक्ट करने की बात करते हैं, सिलेक्ट अर्थात चुनने की बात करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग चुनने का काम करते हैं तो भले ही हम लोग नॉन लिविंग में से सिलेक्ट करें, निर्जीव में से चुनने का काम करें, या लिविंग में से, सजीव में से चुनने का काम करें, हम लोग हमेशा कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों खिलाड़ियों में से बेहतर कौन है, तो एक खिलाड़ी को चूज़ करने की बात हो रही है, खिलाड़ी लिविंग है लेकिन चुनने के लिए हु नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा रिलेटिव यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। कह रहा है कि ये बेहतरीन चीज़ है जो सरकार समाज के दबे कुचले लोगों के लिए कर सकती है। डाउन ट्रोडन का मतलब होता है समाज का दबा कुचला वर्ग, दबा कुचला वर्ग, गरीब वर्ग भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दी बेस्ट लिखा हुआ है, तो बेस्ट जो है दोस्तों वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा अनिवार्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर विच के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में एरर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। कह रहा है कि दोनों में से किसी भी दोस्त को कंपनी से अपना पैसा वापस नहीं मिला है। दोस्तों जब भी हम लोग नीदर के बाद में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, तो फ्रेंड्स। फिर आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि आने वाला जो पॉजेसिव केस है वो भी हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, वो भी हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉजेसिव केस देयर तो क्या है, प्लूरल, तो ये गलत हो गया। अब हमें सिंगुलर पॉजेसिव केस चाहिए। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड जो है दोस्तों वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर हिज या हर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं कि जब भी हमें जेंडर जो है उसमें क्लैरिटी नहीं हो तो हम लोग प्राथमिकता मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। तो फाइनली अगर हमें एक को सिलेक्ट करना पड़े तो हम लोग किसके साथ जा सकते हैं, हिज के साथ जा सकते हैं। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया बेटा, पार्ट बी में एरर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। कह रहा है ये वो रोड है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एंटीसीडेंट है वो कौन है, रोड। एंटीसीडेंट कैसा है, नॉन लिविंग। दोस्तों जब भी एंटीसीडेंट नॉन लिविंग हो तो उसके लिए हम लोग हुज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हु जो है वो हु का पजेसिव केस है। हुज जो है वो किसका पजेसिव केस है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का पजेसिव केस है। और हु रिलेटिव प्रोनाउन का पजेसिव केस हुज सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा एंटीसीडेंट कैसा हो, लिविंग बीइंग हो। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट तो नॉन लिविंग है, तो हम लोग विच का इस्तेमाल करेंगे। और विच का जब इस्तेमाल करेंगे तो जिससे कनेक्ट करते हैं वो लेकर के ऑफ विच से। क्यों, क्योंकि विच जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो पजेसिव केस है, इसका जो पजेसिव केस है वो क्या बनता है, वो ऑफ विच बनता है। तो यहाँ पर जो फाइनल करेक्शन होगा वो लिखना पड़ेगा दिस इज द रोड, दिस इज द रोड इनॉग्रेशन ऑफ विच, दिस इज द रोड इनॉग्रेशन ऑफ विच, दिस इज द रोड इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। कि ये वो रोड है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मैनी वीमेन रिकॉन्साइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो समझौता कर लेती हैं अपने सास ससुर की मांग के आगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिकॉन्साइल जो वर्ब है, रिकॉन्साइल वर्ब जो है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो हमें अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी इंजॉय वर्ब के लिए पढ़ा था, सेम है। तो यहाँ रिकॉन्साइल के बाद में प्रेपोजिशन है, फिर आर्टिकल है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। अब रिफ्लेक्सिव जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है। वुमन जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्ट कौन है, दे, और दे के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 59, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। कि मैं और राजू जो है पिछले गर्मी दिल्ली के लिए निकले थे। तो आई एंड राजू नहीं होगा दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे तो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, 231, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे राजू थर्ड पर्सन है, तो हमें राजू एंड आई लिखना पड़ेगा, ना कि आई एंड राजू। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में एरर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेज। कह रहा है मैं निश्चित रूप से अवसर का लाभ उठाऊंगा जब मौका आएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवेल जो वर्ब है इसके साथ भी अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्रेपोजिशन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अवेल के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे और वो क्या होगा, माई सेल्फ। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अवेल जो वर्ब है इसके साथ हम लोग हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अवेल के साथ आपको यहाँ ऑफ नज़र आ रहा है, ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो पार्ट बी में इसमें एरर हो गया। अगला देखिए, कह रहा है द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड। कह रहा है कि इकलौता ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता है, लिख सकता है, वो है मेरा दोस्त। अब यहाँ पर देखिए द ओनली फ्रेज आपको नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद में पर्सन एंटीसीडेंट यहाँ पर है, और उसके बाद में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु। दोस्तों हम लोग एक रूल पढ़ते हैं प्रोनाउन चैप्टर में कि दी ओनली फ्रेज अगर आपको कहीं पर सेंटेंस में नज़र आ जाए तो हमारे लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आवश्यक है कि हम लोग कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करेंगे। तो यही करेक्शन हमें यहाँ पर करना है, हु के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए 62, कह रहा है द सरस्वती इज अ रिवर
whose origin has always been a matter of conjecture। कह रहा है सरस्वती नदी जो है वो उन नदियों में से उसकी उत्पत्ति के ऊपर हमेशा जो है कुछ संदेह बना रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है वो कौन सा है, रिवर है, और रिवर एंटीसीडेंट हमारा जो है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। तो इसे रिलेट करने के लिए हम लोग हु का पॉजेसिव केस हुज यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा, सेम तरीके का सेंटेंस ऊपर अभी बता के आया हूँ आपको, जो रोड का इनॉग्रेशन की बात करी थी राष्ट्रपति के द्वारा, सेम है। तो यहाँ पर इसको नॉन लिविंग पॉजेसिव से जोड़ना पड़ेगा। नॉन लिविंग पॉजेसिव विच, और विच का पॉजेसिव क्या होता है, ऑफ विच। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा द सरस्वती इज अ रिवर ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कॉन्जेक्चर। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अगला देखिए 63, कह रहा है शी इज़ द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। ये कह रहा है कि वो महिला है जिसको मैं जानता हूँ और जिस पर तुम जो है हमेशा निर्भर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात करना चाह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हु का यूज़ नहीं कर सकते रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, क्योंकि हु का उपयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हुम यूज़ करेंगे। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज़ द वुमन हुम आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। अगला देखिए, कह रहा है व्हेन वार्न्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एट वंस, कि जब चेतावनी दी गई तो उसने तुरंत अपने आप को रोका था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टॉप वर्ब है, तो स्टॉप वो वर्ब है दोस्तों जिसके साथ हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। किसका यूज़ नहीं कर सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ हिमसेल्फ नहीं होगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन वांट ही स्टॉप्ड एट वंस। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही बन जाएगा, बस वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप वर्ब के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। तो सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा व्हेन वांट ही स्टॉप्ड एट वंस। अगला देख लीजिए, कह रहा है ही इज़ द सेम पर्सन हु वॉज प्रेजेंट एट द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। कह रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो पिछली रात शादी में उपस्थित था। यहाँ देखिए एंटीसीडेंट पर्सन से पहले कौन सा फ्रेज है, द सेम। अभी अभी आपको बताया है कि द सेम फ्रेज के बाद में हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, दैट आता है। तो इस हु को किस से रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, कि तुमसे जुदाई जो है वो मेरे लिए काफ़ी पीड़ादायक है। दोस्तों योर सेपरेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिए, सेपरेशन और फेवर ये दो ऐसे नाउन हैं हमारे पास जिनके साथ हम लोग कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनको जब भी रिलेट करना हो तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग किया जाता है। तो योर सेपरेशन लिखना गलत होगा, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ यू, ये लिखना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अगेन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।